अब बैठके का दौर चल रहा है। अभी चुनाव घोषणा पत्र तो तैयार हो गया है, अब उसमें काम शुरू हो जाएगा। बाकी भी मैनेजमेंट की सारी कमेटियां लगातार, माथुर साहब आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, अब मनसुख भाई भी आ चुके हैं सह प्रभारी के रूप में। ये सारे मिलके और संगठन के लोग मिलके तैयार करें। कांग्रेस के मित्रों को शायद भूल जाते हैं या पढ़ते नहीं है मेरे पत्र को पूरा। 12 अनुसूचित जनजाति के लोगों का जातिगत प्रमाण पत्र मात्रात्मक त्रुटि की वजह से नहीं बन पा रहा था। मात्रात्मक त्रुटि को सुधार के लिए छत्तीसगढ़ से शुरू करके दिल्ली तक और दिल्ली के से लेकर कैबिनेट डिसीजन से लेकर लोकसभा के प्रस्ताव प्रस्तुत करके उसका संशोधन पास हो चुका है, राज्यसभा में जाना बाकी है, कुछ जातियों का बाकी है, उसके लिए मैंने रिमाइंड किया है, वो भी शीघ्र हो जाएगा। और 12 जाति के मात्रात्मक त्रुटि का लोकसभा ने मंजूर कर लिया है। भाजपा शासित राज्य वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है और अदर दल की सरकार है वहाँ पर कार्रवाई होती है, भाजपा के नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जहाँ करप्शन है वहाँ कार्रवाई होगी। यहाँ खुलेआम बच्चा बच्चा जानता है। छत्तीसगढ़ का होटल पांठेला वाला जानता है कोयले में 25 रुपये ले रहे हैं, कौन नहीं जानता? पूरा बच्चा बच्चा। शराब दुकान में जो भी शराब लेने जाता है वो जानता है कि 30% अवैध शराब बिक रहा है, खुले खुले बिक रहा है। यानी वो दुकान का सेल्समैन बताता है कि 30 रुपया 30% अलग काउंटर में डालते हैं। इससे बड़ा खुला भ्रष्टाचार दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता कि सरकार एजेंसी चोरी करवाए। अभी तक ठेकेदार चोरी करते थे भाई, सरकार खुद बैठकर अपनी एजेंसी से 30% अवैध शराब की बिक्री। इससे बड़ा तमाशा और इससे बड़ी डकैती कहीं नहीं हो सकती जो कर रहे हैं। रेत में क्या हो रहा है? पूरा रेत की नदियां बिक गई बिना एक्साइज डिपार्टमेंट के, बिना माइनिंग डिपार्टमेंट के टीपी पास जारी किए और खुलेआम उत्तर प्रदेश बिहार जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और मामला। गौठान में 1300 करोड़ कहाँ चला गया आज कोई नहीं जानता। इससे बड़े प्रमाण, अब इतने प्रमाण के बाद दूसरे राज्य में ढूंढने कैसे जाएंगे जब यहीं पूरे प्रमाण हैं, पूरे के पूरे मामले दर्ज हो चुके हैं और कार्रवाई की दिशा आगे बढ़ गई है। इससे बड़ी और क्या कार्रवाई होगी? इससे बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। आप उसको दिखाएं और छापें कि शायद अभी तक आईटी डिपार्टमेंट ने पूरी कार्रवाई करके पूरे केस पुख्ता बना के ईडी को दे दिया जांच के लिए, और ईडी ने भी जांच करके 13,000 पेज का चालान को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अब न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगी। इससे ज़्यादा और त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती है? ईडी ने, आईटी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई किया, ईडी ने उस पूरे मामले को लेकर जांच किया, पूरे प्रमाण सहित 13,000 पेज के दस्तावेज उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अब न्यायालय की प्रक्रिया में जहां जिस दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। कल प्रेस में भूपेश जी ने बयान दिया और उनकी आपत्ति बड़ा अजीबोगरीब आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस पर उन्होंने बात कही कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभा में उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। अब भूपेश जी, आप क्यों घबरा रहे हो? प्रधानमंत्री जी का इशारा भ्रष्टाचारियों पे है। जब से प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई कर रही है। और जब भ्रष्टाचारियों पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है तो भूपेश जी सामने आते हैं। और जब कोयला घोटाला, शराब घोटाला के मामले जब प्रकरण बनते हैं तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। तो ये तो कार्रवाई होगी ही और हो रही है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही लक्ष्य बनाए हैं। एक बात लगातार वो 2018 के बाद
उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18, 19, 20, 23 आ गया, हर महीने एक बार इस मुद्दे को दोहराते हैं और वो मुद्दा रहता है कि डॉक्टर रमन की संपत्ति बढ़ी है। हर बार ये प्रेस में इनका बयान आता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इसके पहले भी शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। बिलासपुर के हाई कोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और 18 के बाद लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं, न्यायालय का फैसला क्या आया उसके बाद भी वो रिपीट करते हैं। यानी न्यायालय, उच्च न्यायालय पर भी भरोसा भूपेश बघेल को नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से अपने फैसले में कहा, डबल बेंच का ये फैसला था, ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बता के खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी 2018 से वही राग अलाप रहे। हर महीने प्रेस में डॉक्टर रमन की संपत्ति की बात होती है। इससे बड़ा और कौन सा मंच मिलेगा जहाँ पे जांच के बाद, और इसमें आपको बता दूं 2003 का इलेक्शन, 8 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन जिस आधार पे आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग इसका हिसाब लेता है और चुनाव आयोग को शंका होता है तो ये सारा आईटी डिपार्टमेंट को जाता है। मगर इस पूरे मामले में जो ग्रीन चिट, जो चिट मिला है, वो स्पष्ट रूप से मिला है कि 3 का और 8 का, 13 के सभी जांच करने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी वो बोलना नहीं भूलते। शायद आने वाले 4 महीने तक भी लगातार इस बात को दोहराते रहेंगे, वो उनकी आदत का हिस्सा बन गया है। दूसरा विषय जिसके बारे में उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हुए बात कही थी, प्रधानमंत्री के बयान थे कि 19 से 23 के बीच 2161 करोड़ का घोटाला भूपेश सरकार ने किया। इसमें आपत्तिजनक क्या बात है? किया है, प्रमाण है। और इस पूरे मामले में आपने पूरे के पूरे तंत्र को करप्ट कर दिया। सरकारी शराब आउटलेट पर शराब माफिया का कब्जा हो चुका है। स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरे शराब मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग, वहाँ के पदाधिकारी कुछ IAS, अनवर ढेबर और उनका ग्रुप के साथ साथ 800 आउटलेट का अपने लोगों को पोस्ट किया गया। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट जिस प्रकार से 800 शराब दुकान के आउटलेट में बिक्री को मैनेज किया, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का पहला कदम था। दूसरा कदम, नकली होलोग्राम से माध्यम से 30% से ज़्यादा शराब वो 800 आउटलेट में बिक रहा है। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि एक तो अपने लोगों को एजेंसी बैठा के 800 दुकानों में बैठा दिया और बैठाने के बाद उस नकली होलोग्राम का उपयोग करते हुए बिना टैक्स पटाए सरकार का रेवेन्यू लॉस, वो बोलता है ना नुकसान कहाँ हो रहा है। अरे भाई 30% शराब बिना होलोग्राम के निकाल रहे हो, अवैध रूप से आउटलेट में बेच रहे हो। इस विषय को लेकर आप देखने चाहिए। और महत्वपूर्ण विषय जिसमें यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से सर्विस करता है पूरे जीवन भर, तो उसके संपत्ति में कितना इजाफा होता है, जितना उसकी संपत्ति और जितना उसको तनख्वाह और पेंशन मिलता है। मगर इस मामले में ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, वो संपत्ति वो चाहे अनवर का हो, अरुण त्रिपाठी का हो, अनिल टुटेजा का हो, 121 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 53 एकड़ ज़मीन नया रायपुर में अनवर ढेबर ने खरीदा। ये रातों रात पैसा कहाँ से आया? शराब के ही पैसे का उपयोग किया। और सबसे बड़ी बात जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिया, उन्होंने कहा इस चार्जशीट का वो शब्द महत्वपूर्ण है मीडिया के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जिक्र किया है। मेरी समझ में किसी प्रदेश का टॉप
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। तो क्या टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शंका के घेरे में ईडी के पूरे जांच में इशारा उधर हो रहा है, तो क्या उस दिशा में राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे? क्या भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई करने की ताकत है? तीसरा विषय जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा है, इनका इतना ही समझ धान की खरीदी में, अभी उसके बारे में झूठा कौन प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत करते हैं, मगर ये नहीं समझ है कि धान और चावल में कितना फ़र्क है। एफसीआई जो होती है केंद्रीय पूल में चावल लेती है, धान नहीं लेती भाई। धान अलग होता है और चावल अलग होता है, और जो केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है वो भुगतान चावल पर किया जाता है। इन्होंने आरोप लगाया था 18-19, 19-20, 20-21 में और 21-22 में धान खरीदी हुई। 18-19 में 80 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हुई। 67% चावल बनता है धान का, 67%। 100 क्विंटल में 67 क्विंटल धान का चावल हो जाता है, बाकी भूसे निकल जाते हैं। तो 67%, यदि 18-19 में 80 लाख मेट्रिक टन हुआ तो 53 लाख मेट्रिक टन चावल बना। चावल का 45 लाख मेट्रिक टन तो केंद्र ने खरीद लिया भाई, 80% खरीद लिया। अब बोलते हो खरीद नहीं रही केंद्र सरकार। 19-20 में 83.95, 83.95 लाख मेट्रिक टन खरीदा। इसका चावल बना 56 लाख मेट्रिक टन। इसका 97%, 54.98, 54.98% चावल को केंद्रीय पूल में खरीद लिया गया। इसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि खरीद नहीं रही। पैसा केंद्र का जाता है। 20-21 में 90 लाख मेट्रिक टन चावल में से 61 लाख यानी 67% चावल, जिसमें से 70% केंद्रीय पूल में लिया, और 21-22 में 97.99 लाख मेट्रिक टन में से 65 लाख मेट्रिक टन में से 51.73 लाख मेट्रिक टन, 78%। अब चावल पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीद रही है, पूरा पैसा दे रही है। इनको ये कहने में आपत्ति क्या है कि 80% पैसा धान का किसानों को छत्तीसगढ़ के केंद्र की सरकार दे रही है, और ये प्रमाणित हो जाता है इन आंकड़ों में कि केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है वो चावल के लिए देती है, धान नहीं खरीदती। भूपेश जी धान के आंकड़े बता रहे, कल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार के भ्रम पैदा करने की जिस स्थिति बनी हुई है, और इस भ्रम को दूर करने का उपाय ये, भूपेश जी ने कहा कि मोदी जी आए, भाषण दे के चले गए। मैं मोदी जी के साथ, भूपेश बघेल जी के साथ उस मंच में मौजूद था जहाँ पहला कार्यक्रम हुआ, सरकारी कार्यक्रम। उस सरकारी कार्यक्रम में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी थे, भूपेश जी ने भी भाषण दिया। वहाँ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया सौगात के लिए, रेलवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए 7,600 करोड़ की सौगात दे के गए, और अब बोल रहे हैं कि झुनझुना पकड़ा दिया। अरे भाई, झुनझुना तो कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को 100 दिन का उप मुख्यमंत्री बन के पहना दिए, लगा दिया। झुनझुना तो भूपेश जी टीएस सिंहदेव को पकड़ा है। प्रधानमंत्री तो 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आए हैं। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी इस देश में और इतिहास में सर्वाधिक ईमानदार, बेहतर काम करने वाले और दुनिया जिसको मानती है, उस प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। आपको